इंडेक्स नंबर कभी सुना है, कहीं पे काम आता हो? यस सर। कहाँ पे? इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज सर पे? पॉपुलेशन इंडेक्स और मतलब जब लार्ज नंबर के बात करें सर, समझाना हो तो उसमें इंडेक्स नंबर मतलब की बात करें प्रैक्टिकल तो लाइफ इंडेक्स में नंबर कहाँ काम आता है। यूज आता है? जैसे गवर्नमेंट एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर क्या क्या कैलकुलेट करती है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितनी बड़ी है, सो दैट इज एन इंडेक्स। कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 5% महंगाई बढ़ी है, पिछले मंथ के कंपैरिजन में 2% इन्फ्लेशन राइज हुआ है। सो इन सब के अंदर क्या यूज हो रहा है? इंडेक्स नंबर। सिमिलरली शेयर मार्केट के अंदर एनएससी, बीएससी, ये सब क्या है? इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स लिखा होगा, बैंकिंग इंडेक्स लिखा है। तो ये सारे की सारे क्या शो करते हैं कि हमें कंपेयर करना है कि पिछले टाइम के कंपैरिजन में आज की वैल्यू कितनी चेंज हुई है। तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन या चेंज विद रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड, उसको हम बेसिकली बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एक तरह से लिख लेते हैं शॉर्ट में। इंडेक्स नंबर इज a ratio or an average of ratios। इंडेक्स नंबर एक रेशियो है या फिर रेशियोज का एवरेज है, विच मेजर चेंज इन अ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडेक्स नंबर इज सिंपली अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज, जो क्या मेजर करता है? चेंज इन अ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें सबसे पहली लाइन में वर्ड आता है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए एटलीस्ट कितनी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए? सर दो। टू टू वैल्यूज। वैल्यूज। तो एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, एक न्यूमरेटर में आ जाएगी, दूसरी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तब जाके रेशियो निकलेगा, तब जाके इंडेक्स नंबर आएगा। लेकिन अगर वैल्यूज दो से ज्यादा है तो बहुत सारे रेशियोज निकलेंगे, और जब रेशियोज ज्यादा होंगे तो हम उसका क्या करेंगे? एवरेज लेंगे। तो एवरेज का मतलब कौन सा एवरेज लेते हैं हम? अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, इसको कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है इंडेक्स नंबर के लिए? सर जियोमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज या फिर रेशियोज। तो इसलिए रेशियो के लिए जो बेस्ट माना जाता है वो है ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन वो बात अलग है, प्रैक्टिकली अर्थमेटिक मीन सिंपल है, इसलिए उसका यूसेज ज्यादा होता है। बट अगर बेस्ट पूछा जाए तो बेस्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। देन विच मेजर चेंज। चेंज का मतलब क्या? वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी पहले के कंपैरिजन में। किस में चेंज होगा? इन अ वेरिएबल। तो इस चैप्टर में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? प्राइस, क्वांटिटी, एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू। पी क्यू, ये अलग अलग वेरिएबल्स आएंगे। इसमें हमें चेंज को मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो टाइम रहता है दैट इज ईयरली। तो उस टाइम के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि कितना चेंज हुआ है। तो इंडेक्स नंबर के लिए हमने कहा एटलीस्ट टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। तो इसलिए हमारे पास दो पीरियड होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज नोन एज द बेस पीरियड और द बेस ईयर, एंड सेकेंड वन इज द करंट ईयर। एक बेस ईयर की वैल्यू होगी और दूसरी करंट ईयर की वैल्यू। बेस ईयर का मतलब क्या है? बेस ईयर इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट। इट इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपैरिजन। ये एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ में हमें कंपेयर करना है।
जबकि करंट ईयर क्या होता है, द वैल्यू विच इज कंपेयर्ड विद बेस ईयर, वो वैल्यू जिसको हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज करंट ईयर। वैल्यू कंपेयर्ड विथ बेस ईयर। तो एटलीस्ट टू टाइम पीरियड्स आर रिक्वायर्ड, वन इज बेस ईयर, सेकंड हो गया आपका करंट ईयर। बेस ईयर का मतलब है स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। तो बेस ईयर कैसा होना चाहिए, उसका फीचर क्या होना चाहिए, तो बेस ईयर मस्ट बी अ रीसेंट ईयर। बेस ईयर एक रीसेंट ईयर होना चाहिए, ये ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बेस ईयर मस्ट बी अ रीसेंट ईयर, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, बेस ईयर मस्ट बी अ नॉर्मल ईयर। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, तो विच इज नॉट अब नॉर्मल। तो फिर अब नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, कुछ तो डिफाइन करना नॉट पड़ेगा ईयर। हमें यहाँ पे। तो नॉर्मल ईयर होना चाहिए हमारा बेस ईयर। तो अगर कोई ईयर अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल का मतलब हो गया एक ऐसा ईयर जिसमें कुछ इंसिडेंट की वजह से प्राइसेस में, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। जैसे किसी ईयर के अंदर फ्लड आ गया, फिर कोरोना आ गया, या और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, ज्यादा बढ़ गई या ज्यादा डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं abnormal ईयर। एंड abnormal ईयर कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपैरिजन। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये ऐसा प्रैक्टिकली हर जगह होता है। जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो कंपैरिजन हम किसके साथ में करते हैं, हमारे आसपास वालों के साथ में कंपेयर करते हैं। जैसे क्लास 12th का रिजल्ट आया, अब आपके पेरेंट्स आपके मार्क्स कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो वो कंपेयर पड़ोसी। करेंगे कि तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में, पड़ोसी के पास में, कि उसके 90% आए, तुम्हारे 85 भी क्यों आए। तो कंपैरिजन उसके साथ में होगा, जबकि कंपैरिजन हमें हमेशा हमारे बराबर वालों के साथ में करना है। अगर वो हमेशा टॉपर के साथ में कंपेयर कर लेंगे तो फिर देयर विल बी अ मिसमैच। तो इसलिए इट शुड बी कंपेयर्ड विद द नॉर्मल ईयर। फिर हम क्या करते हैं, हम हमारे लोअर वालों के साथ कंपेयर करते हैं कि मेरे फ्रेंड के तो 70 आए, किसी के 69 ही आए, मेरे तो 85 है, बहुत बेटर है। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। तो कंपैरिजन ऑलवेज किसके साथ करना है, नॉर्मल ईयर के साथ में करना है। बट कई बार हम बचने के लिए क्या करते हैं कि कंपैरिजन हमारे पेरेंट्स के साथ में कर लेते हैं। हम उनको कहते हैं हमारे 85 आए हैं, आपकी मार्कशीट बताओ कितने आए थे। अब उनकी मार्कशीट में उस वक्त कम होते थे परसेंटेज, 60% ही है, तो हम उसके साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज तब की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है, मार्किंग स्कीम्स टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए दे आर नॉट कंपेरेबल। तो कंपेयर करने के लिए द पीरियड शुड बी अ रीसेंट ईयर। तो रीसेंट का मतलब अभी के कुछ साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल मैक्सिमम हो सकते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। तो ये तो हुआ हमारा बेस ईयर। बेस ईयर कैसा होना चाहिए, रीसेंट ईयर होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। एंड करंट ईयर, जिस ईयर को हम कंपेयर करेंगे बेस ईयर के साथ में, वो बन जाएगा आपका करंट ईयर। नाउ बेस ईयर की प्राइस को हम कैसे डिनोट करेंगे, जहां भी बेस ईयर आता है तो हम जीरो लगाते हैं। तो पी जीरो मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्यू जीरो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, वी जीरो वैल्यू ऑफ बेस ईयर। करंट ईयर के लिए अक्सर हम वन यूज करते हैं, P1, Q1, V1। ये सब क्या हो गई, वैल्यूज या प्राइस या क्वांटिटी फॉर करंट ईयर। अब आता है इंडेक्स नंबर हमें किसका निकालना होता है। तो बेस ईयर का इंडेक्स तो ऑलवेज 100 होता है, दिस इज फिक्स। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कभी निकालना नहीं पड़ता, इट इज फिक्स 100। तो बेस ईयर हमें किसका निकालना है, ऑलवेज करंट ईयर का निकालना है। बेस ईयर हमें ऑलवेज करंट ईयर का निकालना है। तो बेस ईयर की हेल्प से हम करंट ईयर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो कौन कौन से इंडेक्स नंबर हम निकालेंगे, एक तो होता है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस क्वांटिटी। तो प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस सर करंट एक मिनट, ईयर। मतलब हम्म।
इंडेक्स नंबर में हम बेस ईयर का और करंट ईयर का गैप देखते हैं सर, हाँ, कितना एक तरह चेंज से आया गैप उसमें। देखते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, 100. ये हमारा फॉर्मूला बन गया प्राइस इंडेक्स नंबर। अब जैसे हमने बोला बेस ईयर के अंदर प्राइस थी 20 रुपीज, करंट ईयर में प्राइस है 25 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इंडेक्स नंबर कितना आएगा? 125. 125। 125, ये 125 क्या इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जबकि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर तो कितना होता है 100। तो हमने क्या देखा कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइसेस इंक्रीज हुई है बाय 25%। ये है हमारा इन्फ्लेशन। ये हमें बताता है कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 25%। तो ये हुआ अभी तक का इसका ओवरऑल बेसिक। तो इंडेक्स नंबर को हम ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये हमेशा परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस होता है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखा जाता है P01। P01 का मतलब होता है 1/0। इस तरह से उल्टा चलना होता है 1/0। तो उसको कैसे लिखेंगे? P1/P0। 0. P1/P0। एंड अगर हमें P10 निकालना है तो फिर क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 0/1। 0 on 1. तो P0/P1। 0 upon P1. बट ये तो उल्टा कंपैरिजन हो गया कि प्रीवियस ईयर को हम ऊपर लिख रहे हैं एंड करंट ईयर को नीचे लिख रहे हैं। तो इसलिए नॉर्मली दिस इज नॉट यूज, इसको हम काम में नहीं लेते हैं। ये सिर्फ कहीं ना कहीं टेस्टिंग के पर्पज के लिए कहीं काम में आता है, अदरवाइज इसका यूसेज नहीं है। तो फिर हम ऊपर वाले को यूज लेते हैं। एंड क्योंकि इंडेक्स नंबर परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर कि P01 इज इक्वल टू P1/P0 इंटू 100। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्राइसेस हमें गिवन है, इधर ईयर गिवन है, ईयर 1, 2, 3, 4। प्राइस 10, 12, 15, 20। अभी आपको निकालना है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऑलवेज बताएगा कि कौन सा बेस ईयर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाए तो जो आपका सबसे पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर है, वो बन जाएगा आपका बेस ईयर। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो ईयर नंबर 1 इज योर बेस ईयर। तो इस 10 को हम क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ बेस ईयर, मतलब ये हो गया आपका P0। 10 इज P0 प्राइस 100%. ऑफ बेस ईयर। अब इस फर्स्ट ईयर का 100. इंडेक्स नंबर कितना लिखेंगे? 100%. 100, बिकॉज बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है। अब सेकेंड ईयर का आपको निकालना है, तो क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ करंट ईयर 12 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर 10 इंटू 100। कितना आएगा? 120। फिर नेक्स्ट ईयर का 15 अपॉन 10. अपॉन 10। 12. 12. 12 नहीं, 10। कंपैरिजन ऑलवेज बेस ईयर के साथ में करना है, P0 के साथ में करना है। तो 15/10 इंटू 100, 150। एंड फिर नेक्स्ट ईयर का 200. 200। अगर फिफ्थ ईयर एक और है, इस बार प्राइस लिखी है यहाँ पे 9। अब क्या होगा? Minus. No, no, minus. तो 9 90%. अपॉन 10 इंटू 100।
कितना आ जाएगा? 90. सर 90। 90। तो ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर। तो हमें पहले पता चल रहा है कि 100 से 120 हुआ, प्राइसेस इंक्रीज बाय 20%। फिर 150 हुआ, प्राइसेस इंक्रीज बाय 50%। फिर prices increased by 200%, and at last prices decreased by 10%, कि लास्ट में प्राइस डिक्रीज हुई है बाय 10%। तो इस तरह से हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो ये तो हुआ एक छोटा सा बेसिक। अब इसमें आते हैं इंडेक्स नंबर की वैरायटी, टाइप्स, फॉर्मूलेज कौन कौन से आते हैं। तो इंडेक्स नंबर को अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। वन इज सिंपल एंड सेकंड रहेगा वेटेड। तो जैसे अभी तक तो हमने सिंगल कमोडिटी की बात की, एक ही कमोडिटी है, उसकी प्राइस में चेंज हुआ, हमने इंडेक्स नंबर निकाल लिया। बट अगर एक से ज्यादा कमोडिटीज है तो फिर हमें इंडेक्स नंबर कैसे निकालना है? तो उसमें हमारे पास दो तरीके हो गए, सिंपल एंड वेटेड। सिंपल का मतलब क्या होता है? जिसमें सबका वेट बाय डिफॉल्ट क्या होगा? इक्वल होगा। सिंपल में मतलब हर कमोडिटी का वेट क्या होगा? इक्वल होगा। जबकि वेटेड में इट वेरीज, हर कमोडिटी का वेट अलग अलग हम असाइन करेंगे। जैसे अगर हमने हमारे घर में देखा कि हम क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं, या एक चपाती बनाने के लिए हम क्या क्या चीजें कंज्यूम करते हैं, तो हमने लिखा वीट, फिर वीट के साथ में हमने लिखा सॉल्ट, फिर हमने लिखा राइस। ये सारी चीजें हम मान लो कंज्यूम कर रहे हैं। अब क्या सबका कंजम्पशन इक्वल रेशियो में होगा कि हम जितना वीट ले रहे हैं No, उतना ही sir. राइस लेंगे, उतना ही सॉल्ट लेंगे? नो सर। No, sir. No, sir. नो। लेकिन सिंपल मेथड ऐसा अज्यूम कर लेता है कि सबका वेट क्या है? इक्वल है। जबकि वेटेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम असाइन कर सकते हैं कि हम वीट कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कि वीट का परसेंटेज मान लो हमारा 60 है, राइस का 35 है, सॉल्ट का 5% है। तो हमने वेट असाइन कर दिया, ये एक्चुअल डेटा हो गया। तो जब डेटा एक्चुअल होगा तो इंडेक्स नंबर भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आएगा। लेकिन सिंपल के अंदर क्योंकि हमने सब कुछ बराबर मान लिया, तो इंडेक्स नंबर की एक्यूरेसी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसलिए दोनों में से कौन सा बेटर है, सिंपल या वेटेड? Okay. वेटेड। वेटेड ज्यादा बेटर है। तो वेट क्या शो करता है? बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटी, कि कौन सी कमोडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें बताते हैं वेट्स। अब सिंपल के अंदर भी अगर हमें सॉल्व करना है, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एंड सेकंड आता है सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम टू सेम यहाँ पर भी है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये फोर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या निकालना है हमें? प्राइस इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? P01 ये निकालना है। अब P01 का अभी तक का हमारा फॉर्मूला क्या था? P0 by P1 into 100. P1 अपॉन 1 by 0 इंटू 100। अब इसने बोला फॉर्मूले ना सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? Average. टोटल। एग्रीगेट मतलब सम, टोटल। हेलो। तो हमें क्या करना है? P1 के आगे एक सिग्मा लगा देना है, P0 के आगे भी क्या सिग्मा लगा लेना है। तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जैसे हमने लिया कमोडिटीज ए, बी, सी एंड डी, इनकी प्राइसेस in 2020 and prices in 2024। 10 से 20 हो गई, 50 से 70 हो गई, 100 से 80 हो गई, एंड ये 500 से
650 हो गई। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है बेस ईयर कौन सा है। तो 2020 ये आपका बेस ईयर, 2024 ये आपका करंट ईयर। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सम। तो सिग्मा P0 बेस ईयर के लिए P0 यूज देते हैं, तो सम ऑफ P0 कितना आएगा? सर 660। 660। सिग्मा P1 कितना आएगा? 820 820। नाउ एज पर द फॉर्मूला इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो 820 124.24 कितना? 124.24 124.24। 124.24। तो ये आ गया आपका प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इस मेथड से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। तो यहां तक हमने पूरा एक तरह से बेसिक कवर कर लिया है इंडेक्स नंबर का। इस बेसिक में कोई डाउट अभी तक जो भी हमने समझा है? No, sir. नो। तो ये चैप्टर बाकी सिंपल है, स्कोरिंग है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। बट ये बेसिक हमें पता होना चाहिए कि P0 का मतलब क्या है, P1 का मतलब क्या है, बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है, करंट ईयर का निकालना पड़ता है। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें अगर पता है तो आप इजीली पूरे चैप्टर को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। कुछ फॉर्मूलेज और आएंगे आगे, बट फॉर्मूलेज लर्न करना यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, आसान है, इजीली फॉर्मूलेज लर्न हो सकते हैं। सर एक डाउट और था सर। हाँ। जो मतलब स्टार्ट का जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, जैसे जो पहला एक थ्योरेटिकल है, उसके बाद फिर सर एक और सैम्पलिंग ऐड करा है, और हम्म, एमसीटी और डिस्पर्जन, सर ये मिला के है ना, मतलब चैप्टर 24 क्या 24 का सर? हाँ, तीनों चैप्टर्स मिला करके जो उसका वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर कितना करना है मार्क्स का है? इस इसका तो चैप्टर मेरे का ख्याल से वेटेज 5 एवरेज है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स 3 to 4 मार्क्स है। इतने क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अभी टाइम फिनिश होने वाला है, तो इवनिंग में इसको कंटिन्यू कर लेंगे ताकि कुछ लेवल तक ये हो जाए, और इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस part का जो चैप्टर बचा है दैट इज इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर इज सिंपली अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज विच मेजर चेंज इन अ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रेशियो के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, एंड अगर वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उन रेशियोज का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कौन सा निकालेंगे, या तो अरिथमेटिक मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन। चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। किसके अंदर होगा ये चेंज? वेरिएबल के अंदर। और इस चैप्टर में हम वेरिएबल पढ़ेंगे कौन कौन से, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो इनमें चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड नॉर्मली हमारे पास टाइम होता है ईयरली। So therefore, two time periods are required. One is known as the base year and second one is the current year. तो बेस ईयर को हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है जो कि कंपैरिजन करने के काम में आता है। वेयर एज करंट ईयर क्या होता है? जिस ईयर को हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर के सामने, दैट इज नोन एज द करंट ईयर। तो बेस ईयर कैसा होना चाहिए? बेस ईयर शुड बी अ रीसेंट ईयर, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब हो गया कि ये ऐसा ईयर जो अब नॉर्मल नहीं है। एंड अब नॉर्मल का मतलब जो ईयर अफेक्ट हो गया किसी भी कारण से, चाहे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोरोना हो गया, किसी भी वजह से प्राइसेस में बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशंस आ गए तो उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल ईयर। एंड अब नॉर्मल के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। फिर हमने पढ़ा P01। P01 का मतलब होता है 1/0। तो फॉर्मूला बनेगा P1/P0 into 100। ऑन द अदर साइड वी हैव P10, दैट इज 0/1। तो वहां पे आपका P0/P1 बनता है, बट ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला काम में नहीं लेते हैं हम लोग।
फिर हमने बात की थी कौन कौन से फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो इंडेक्स नंबर को हमने यहाँ पे डिवाइड किया इनटू सिंपल एंड वेटेड। सिंपल का मतलब होता है जहां पे बाय डिफॉल्ट हर किसी की इंपॉर्टेंस सेम होती है, बट वेटेड के अंदर क्या होता है, सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। तो सिंपल के अंदर भी दो फॉर्मूले आएंगे, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड, एंड वेटेड के अंदर भी दोनों हैं, एग्रीगेटिव एज वेल एज प्राइस रिलेटिव। तो ये चार मेन फॉर्मूलेज पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो हम कैलकुलेट कर क्या रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बताएगा हमें कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, प्राइसेस कितनी राइज हो रही है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक फॉर्मूला था और इस पे ऊपर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया था, दिस वाज द क्वेश्चन। तो अभी तक हमने सिर्फ एक मेथड किया है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर जिसका नाम है सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इस मेथड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस रिलेटिव। तो हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे फाइंड प्राइस रिलेटिव। ये कैलकुलेट करना है। प्राइस रिलेटिव को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय आर। कैसे निकालना है, वही फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, प्राइस रिलेटिव का। तो पहले हमें क्या करना है, सबके प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने हैं, एंड देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा सिंपल मेथड है तो हम सिंपल एवरेज काम में लेंगे, सिग्मा R अपॉन n, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज यूजिंग अर्थमेटिक मीन। यूजिंग अर्थमेटिक मीन, हम चाहें तो उसको ज्योमेट्रिक मीन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगेगा, लाइक इन केस ऑफ टू ऑब्जर्वेशन क्या होता है, दोनों ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो एंड देन स्क्वायर रूट। थ्री ऑब्जर्वेशन है तो तीनों को मल्टीप्लाई एंड देन क्यूबिक रूट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो बस सेम टू सेम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो इट इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो शॉर्ट में समझने के लिए R1 R2 दो रिलेटिव है तो स्क्वायर रूट कर दो, अगर तीन है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट कर दो। So this is simple price relative method। तो पहला स्टेप फाइंड प्राइस रिलेटिव एंड सेकंड स्टेप में क्या करना है, एवरेज निकालना है। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कैसे करना है। कमोडिटी A, B, C एंड D, प्राइस 2020 एंड 2024। कमोडिटी A की प्राइस पहले थी 10, अभी हो गई 12। बी की प्राइस 50, अभी है 75। सी की प्राइस 40, नाउ इट इज 30। डी की प्राइस 500, अभी है 1000। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो पहले देखो जो आपका बेस ईयर है उसकी प्राइस को क्या बोलेंगे, P0। तो क्वेश्चन में जो हमेशा पुराना ईयर होता है बाय डिफॉल्ट हम उसको मानते हैं। तो 2020 है आपका P0 एंड 2021 क्या है आपका P1। तो ये दोनों प्राइसेस दे रखी है दो अलग अलग ईयर्स की। अब आपको R कैलकुलेट करना है।
तो आप क्या करोगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो फर्स्ट का ए का कितना आएगा, 12 120 sir. 120. 110 इंटू 100, यस 120। सिमिलरली सेकंड का 75 अपॉन 50 150 100, 150। थर्ड का 75 75, फोर्थ का 2000 200। 200 अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेप अभी आपको करना है सिग्मा आर। अगर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन बताएगा आपको कौन से मेथड से करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट अर्थमेटिक मीन ले लो, और अगर लिखा है तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज कर लो। तो सिग्मा आर, आर का टोटल निकालो पहले। 545 545 545 तो टोटल आपने निकाला पहले 120 प्लस 150 270 470 एंड प्लस उसमें किया आपने 75, तो कितना आ गया 545 545 545 डिवाइडेड बाय 4, सर 545 कितना 5 136.24 545 सही नहीं आ रहा सर सही हाँ है सर, सर हाँ आ सर, रहा है। मैं Correct है, sir. P0 136 बोल रहा हूँ। 136. तो फाइनल डिवाइड करने के बाद कितना है 36.25. 136.25। दिस इज द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग अर्थमेटिक मीन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, महंगाई कितनी बड़ी है। तो कंपेयर हमेशा किससे करेंगे, 100 से, बेस ईयर से। 36.25 बाय 36.25%। अगर आपको सेम क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन करना है तो क्या आंसर होगा, इसके स्क्वायर रूट सर सबका फोर्थ रूट 128.18. 128.18 आंसर आ चुका है। चारों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसका फोर्थ रूट। फोर्थ रूट मतलब 2 टाइम्स स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे, फोर्थ रूट निकल जाएगा। सो दिस इज यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। सर रिलेटिव मेथड और सिंपल वाले में क्या डिफरेंस? रिलेटिव मेथड एंड एग्रीगेटिव मेथड दोनों से रिजल्ट अलग अलग आएगा। यहाँ पे हर मेथड से आपका आंसर अलग होगा। तो जो मेथड क्वेश्चन ने बोला है वही मेथड हमें अडॉप्ट करना है। ओके सर। अर्थमेटिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन से डिफरेंस, आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? चलो ये हो गया आपका मेथड। फिर नेक्स्ट आते हैं हम वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड पे। ये पहले हम करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव से पहले अगर हम बात करें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, हमने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला लिखा था, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 into 100। हाँ, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा सिग्मा P0 P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला था आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। लेकिन वेटेड के अंदर हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ वेट असाइन करना है। तो नॉर्मली हम एक वेट असाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। Q1 तो and हम Q2 आगे लगा देंगे Q। तो सिग्मा P1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बन गया आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमोडिटी A, B एंड C, और इधर लिखा मैंने P1 एंड P0, 60 एंड 75, 100 एंड 80, एंड फिर उसके बाद मैंने लिखा 200 एंड 150। अब इसके साथ में मैंने लिख दिया क्वांटिटी। क्वांटिटी है 10, 20 एंड 70। ये लिख दिए क्वांटिटी।
अब आपको क्या करना है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की हेल्प से फाइंड करना है इंडेक्स नंबर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब हम क्या करेंगे, P1 इंटू क्यू करेंगे Q. एंड P0 इंटू क्यू फाइंड आउट करेंगे। Yes, sir. तो P1 इंटू क्यू कैसा आएगा, 60 इंटू 10 600. 600, फिर 750. 2000, देन 14,000। P0 इंटू क्यू 750, 1600. 1600 and 105. 10,500. 120. ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इन सब का टोटल निकालना है। तो पहले का आ गया आपका 16,600 एंड सेकंड का आ जाएगा कितना, 12,850. यस 12,850। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 इंटू क्यू, तो 16,600 अपॉन 12,850 मल्टीप्लाई बाय 100। 129.182. 129. सो फाइनल आंसर कितना गया, 129.18. यस 129.18। दिस इज योर 183. प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है वेटेड एग्रीगेटिव की। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी लेनी है। क्वांटिटी भी तो अलग अलग हो सकती है, बेस ईयर की और करंट ईयर की। तो कौन सा फॉर्मूला सही है, इसके बेसिस पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग फॉर्मूलेज दिए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके ऊपर, लास्ट पेयर। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब लास्ट पेयर ने क्या बोला, लास्ट पेयर ने कहा कि मेरे हिसाब से तो बेस को वेट लेना ठीक है। लास्ट पेयर ने बोला बेस ईयर का वेट ज्यादा बेटर है। तो उसने अपना फॉर्मूला क्या बना दिया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है वही है, लेकिन क्यू कौन सा ले लिया हमने, बेस ईयर का ले लिया। तो लास्ट पेयर ने बेस ईयर को वेट माना है, Q0 को वेट माना है। तो सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब ये बना। तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया। दूसरा कौन आया, पाशे। तो पाशेज प्राइस इंडेक्स नंबर। अब पाशे ने क्या बोला, बेस ईयर तो पुराना ईयर, पुराने से बेटर है नए को वेट लो। तो उसने क्या बना दिया फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 200। क्यू तो वही है, लेकिन आगे क्या लगा दिया, Q1 बना दिया, मतलब करंट ईयर को वेट मान लिया। तो इसलिए पाशा ने बोला Q1 ज्यादा बेटर है फॉर टेकिंग वेट्स। तो ये दोनों अपने फॉर्मूला देके चले गए। अब तीसरा आया, कौन आया, तीसरा आया मार्शल एंड एजवर्थ। मार्शल एंड एजवर्थ। अब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि अच्छा फॉर्मूला तो हमको भी देना है, हम क्या फॉर्मूला बनाएं। एक बेस ले चुका एक जना, दूसरे ने करंट ईयर भी बता दिया। अब ये लोग कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें, किसको वेट लें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और क्या किया कि एवरेज को वेट मान। अब ये बोले कि अब हम क्या करते हैं, एवरेज क्वांटिटी को वेट मान लेते हैं, ना लास्ट पेयर की ना पाशे की, दोनों के बीच की। Q0 प्लस Q1 अपॉन 2। एवरेज क्वांटिटी को उन्होंने वेट मान लिया कि Q0 बहुत पुराना है, Q1 तो एकदम लेटेस्ट हो गया, बेटर है दोनों के बीच का ले लो। तो इनका फॉर्मूला क्या बन गया, P01 इक्वल टू सिग्मा P1। क्वांटिटी में फिर क्या लिखेंगे, Q0
प्लस Q1/2 अपॉन सिग्मा P0, फिर वापस Q0 प्लस Q1/2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला बन गया किसका? मार्शल एंड एजवर्थ का। अब ये बताओ, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो हमने ये लिखा है Q0 प्लस Q1/2, क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं सर। Yes, sir. कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते, नहीं Yes, कर sir. सकते, समेशन के अंदर है, समेशन के अंदर है। तो जब तक ये आगे एक बॉडीगार्ड खड़ा है, बॉडीगार्ड मतलब समेशन, तो तब तक आप डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं कर सकते। जब तक ये आगे समेशन है तब तक कोई भी वेरिएबल कैंसिल नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ लिखा है सम 34 हो ऑफ जाएगा। ऑल दीज लाइन आइटम्स। सम के बाद की बात है वो। तो फिर तो क्या हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। Yes. यस सर। 2 को कैंसिल कर दिया तो हमारे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो क्या बना? सिग्मा P1 P1 Q1 0 प्लस सिग्मा P1 P1 Q0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 P0 Q0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बन गया मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को दिखने में अच्छा लग रहा है यार, ये कैसे याद करेंगे, बट याद करना आसान है। कैसे? लास्ट पेयर एंड दोनों को पाशे ऐड में तो कर कोई दिए। दिक्कत नहीं है, तो क्या करो, सिंपल है। लास्ट पेयर एंड पाशे का न्यूमरेटर ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय लास्ट पेयर एंड पाशे का डिनोमिनेटर। आ गया, इतना ही करना है। तो देखो P1 Q0 यहाँ लिख दिया हमने न्यूमरेटर में, प्लस ये P1 Q1 इसको भी लिख दिया। तो दोनों का न्यूमरेटर प्लस, फिर डिवाइड एंड देन दोनों का डिनोमिनेटर प्लस। दैट्स इट। एक तरीका ये है याद रखने का। दूसरा एक और तरीका है क्या, कि न्यूमरेटर में तो P1 वाली वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में तो P1 की वैल्यू आएगी, तो P1 एक बार Q0 के साथ आएगा और दूसरी बार Q1 के साथ आएगा। डिनोमिनेटर में ऑलवेज P0 आएगा, तो वो भी एक बार Q0 के साथ और एक बार Q1 के साथ। तो ये 2 अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे आप फॉर्मूला ऑलवेज याद रख सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तीनों फॉर्मूले हो गए। यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला ऐसा है जो अभी के नेम लिए के हो साथ याद जाएंगे, रखना होगा। बात के लिए नहीं रखना है। अब कौन आया? नेक्स्ट आया डॉर्बिश एंड बाउले। इन्होंने बोला हमको भी फॉर्मूला देना है, पर अब करें क्या? क्योंकि एक ने बेस ईयर ले गया, दूसरा करंट ईयर ले गया, तीसरे ने एवरेज भी ले लिया। अब इन लोगों ने थोड़ा और दिमाग लगाया। अब ये क्या बोले कि मार्शल एजवर्थ ने तो क्या लिया था, दोनों वेट्स का एवरेज लिया था, दोनों वेट्स का अर्थमेटिक मीन लिया था। डॉर्बिश एंड बाउले ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, लास्ट पेयर एंड पाशी के पूरे फॉर्मूले का ही अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लास्ट पेयर एंड पाशी के पूरे फॉर्मूले का अर्थमेटिक मीन ले लिया। तो पहले लिखा लास्ट पेयर का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, फिर किया प्लस पाशे का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 ले लिया कॉमन। अब क्योंकि एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय 2, तो आगे 1/2 लगा दिया। तो ये बन गया हमारा डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला। तो लास्ट पेयर एंड पाशे के पूरे फॉर्मूले का ही इसने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। अब हम चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? L L plus P plus P divided by upon 2. 2. प्लस P अपॉन 2 इंटू 100 Into 100 नहीं लिखेंगे सर। 100 तो 100 नहीं नहीं करना लिखेंगे। है। यस, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है शॉर्टकट में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो ये हमने L लिखा है ना दोनों फिर इसके फॉर्मूले में ऑलरेडी इंटू 100 हो चुका है, तो पहले से वो परसेंटेज में है। पाशे के फॉर्मूले के अंदर भी ऑलरेडी इंटू 100 हो चुका है, तो पहले से परसेंटेज में है, तो वापस से एक बार और इंटू 100 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बन गया आपका डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला। चलो ये भी हो गया। अब फिर एक और जना आया, उसको भी अपना फॉर्मूला देना है। अब कौन आया होगा लास्ट? जी सर। सर
फिशर। सर फिशर भी आ गया। फिशर सोचे अब मैं क्या कलाकारी करूं कि मेरा सर भी मैं फॉर्मूला हो जियोमेट्रिक जाए, मीन मेरा भी नाम हो जाए फॉर्मूला देने में। तो फिशर ने क्या किया, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और उसने इंडेक्स नंबर को ध्यान से पढ़ा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक तरह का रेशियो है। एंड रेशियो निकालने के लिए बेस्ट एवरेज कौन सा होता है, AM. ज्योमेट्रिक GM. मीन। रेशियो निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट एवरेज है वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो इसलिए फिशर ने दिमाग ज्योमेट्री। लगाया कि बाकी लोगों ने तो अर्थमेटिक मीन लिया, मैं क्या करता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन लगा लेता हूँ। तो उसने लास्ट पेयर का पाचे का फॉर्मूला उठाया एंड उसका क्या ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। एंड फिशर का फॉर्मूला बन गया द बेस्ट फॉर्मूला, द आइडियल फॉर्मूला। तो इसने लिखा पहले सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0, ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय पाशे का फॉर्मूला, एंड इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन, एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय फिशर एंड इज नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर। और इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ L into L P. into P. L into P मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई 100 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे No, सर। sir. नहीं करना, No, sir. 100 नहीं लिखेंगे. यस, क्योंकि ऑलरेडी एल एंड पी हम लिख चुके हैं तो वो पहले से ही परसेंटेज में है। तो ये आपके 5 मेन फॉर्मूलेज हैं जो हमारे इस वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर आते हैं। तो लर्न हो गए पांचों फॉर्मूले। सर नेम कितना Yes, क्या sir. हाँ सर Yes, sir. तो बस ये मेन टेक्निक है, अगर ये टेक्निक समझ में आ गई तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बस हमें सीधा सा समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले था ये लास्ट पेयर का, तो लास्ट पेयर ने बेस ईयर को वेट माना है क्योंकि लास्ट पेयर को बेस पसंद है। फिर उसके बाद पाशा आया, पाशे को करंट ईयर पसंद है तो उसने करंट ईयर को वेट ले लिया। मार्शल ने क्या किया, मार्शल एजवर्थ ने एवरेज एवरेज। क्वांटिटीज इसका वेट ले लिया। एंड डॉर्बिशन बाउले ने लास्ट पेयर एंड पाशे का अर्थमेटिक मीन ले लिया। फिशर ने उनकी लास्ट पेयर एंड पाशे का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। तो ये हो गए आपके सारे फॉर्मूलेस। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कमोडिटी ए बी, इधर आपको गिवन है P0 P1 Q0 Q1। प्राइसेस दे दी है आपको 10 एंड 5। P1 हो गया आपका 12 एंड 8, Q0 20 एंड 15, फिर यहाँ पे हो गया आपका 50 एंड इधर ले लेते हैं 20। तो ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। नाउ सबसे पहला काम, क्योंकि हमें सारे के सारे इंडेक्स नंबर चाहिए तो हमें चारों वैल्यूज चाहिएगी। तो लास्ट पेयर में क्या चाहिए, P1Q0 एंड फिर P0Q0। पाशे में चाहिए P1Q1 P0Q1। तो ये चार वैल्यूज हमें चाहिए, तो चारों को फटाफट निकाल लेते हैं। पहले निकालो P1Q0, कितना आएगा 640. 240 एंड 400, टोटल 640, बिल्कुल सही है। फिर P0Q0 450, फिर P1Q1 180। टोटल 340, एंड फिर आता है P0Q1 तो अभी चारों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको वन बाय वन पुट कर लूं, पहले लास्ट पेयर में पुट कर लेते हैं।
तो P1 142.22. यस 142.22। फिर निकालते हैं पाशे का 340 अपॉन 250 इंटू 100 136. 136. 136। अब चाहिए मार्शल एंड एड्सवर्थ। तो क्या करें, दोनों का न्यूमरेटर प्लस कर लो 640 प्लस 340 अपॉन 450 प्लस 250 इंटू 100 140 सर. 140। फिर आता है डॉर्बिश एंड बाउले। 139.11. और पूरा नहीं लिखना है तो शॉर्ट में कर सकते हो L प्लस P अपॉन 2। तो 142.22 प्लस 136 डिवाइडेड बाय 2। 139.1. 139.11। एंड फिशर के लिए रूट के अंदर डाल दो दोनों को 139.07. 139.08. 142.22 into 136 and then root. So 139.07। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। तो लास्पर एंड पाशे थोड़े से दूर है, जबकि मार्शल, डॉर्बिश एंड फिशर ये थोड़े क्लोज रहेंगे। तो इन सब में काफी हद तक चीजें थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। तो ये आंसर लगभग पास पास आते हैं। एंड लास्पर एंड पाशे थोड़े से दूर जा सकते। तो ये मेथड है आपका कौन सा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. नो। ओके। फिर नेक्स्ट जो मेथड आता है आपका वो है वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। तो जैसा हमने सिंपल प्राइस रिलेटिव में किया था उसी पैटर्न से करना है। तो सिंपल प्राइस रिलेटिव में फर्स्ट स्टेप क्या लिखा था हमने? Find price relative. यस, फाइंड प्राइस रिलेटिव। तो यहाँ भी वही काम करना है, प्राइस रिलेटिव निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा? P1 अपॉन 0.30 इंटू 100। वही तरीका है। सेकेंड स्टेप में हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। लेकिन यहाँ पे एवरेज कौन सा लेना है? वेटेड एवरेज लेना है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, और W का मतलब हो गया वेट। तो वेट कहीं पे अगर क्वांटिटी लिखा है तो उसको भी हम वेट ले सकते हैं, बात एक ही है। तो लिखने का तरीका हो गया सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे? No, sir. No, sir. बिकॉज R ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। R निकालते वक्त हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वापस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कमोडिटी A एंड B, प्राइस P0, P1, 50, 80 एंड इधर 100 एंड 90। वेट दे रखा है आपको 40 एंड 60। तो सबसे पहले क्या करेंगे? R कैलकुलेट करेंगे। और P1 अपॉन P0 इंटू 160. 160. 160 एंड 90 अपॉन 100 90. 90 90.
अभी चाहिए आपको RW, तो 160 इंटू 40 5400 एंड 5400 इनका टोटल आ जाएगा आपके पास 118 अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका P01, दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इस पैटर्न से हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, Yes, sir. सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी टाइमर खत्म होने वाला है, तो अभी मैं इंडेक्स नंबर के नोट्स आपको शेयर करूंगा। उसके अंदर यहां तक के जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड वापस हमारी क्लास सुबह हो जाएगी, ताकि रात को आप करो या सुबह जल्दी करो, तब तक आप प्रैक्टिस कर लो। सुबह तक आपका वहां तक एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, मैं इतना चैप्टर तो अच्छे से आ गया है। उतना आ गया तो पीछे अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, पीछे बहुत कम है। तो मैं इंडेक्स नंबर के नोट्स अभी 10 मिनट में आपको शेयर कर दूंगा और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आपको इमीडिएटली सर करनी है। सर मनी का सर जो कल का नोट्स है ना टाइम का वो होगा? मॉर्निंग का टाइम 8 o'clock रख लेते हैं, हाँ है यस ना। सर सर पहले पहले इको रख लेंगे इकोनॉमिक्स 8 to 8:45 एंड फिर उसके बाद आपका 8:45 से 9:30 मैथ्स रख लेंगे। सर हाँ सर इको का तो कंप्लीट हो गया है ना माइक्रो पोर्शन, तो एक बार टेस्ट रख दीजिए ना। ठीक है, टेस्ट भी रख लेंगे। तो कल तो एक बार हम सुबह दोनों क्लास रख लेते हैं, है ना। तो 8 से हाँ 8 सर। से पहले सर इको हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में रख दीजिए एग्जाम। हाँ, नेक्स्ट वीक में टेस्ट डाल देंगे। ठीक है, सर इको का नोट्स भी भेज देना। क्या कह रहे हो? सर इको का नोट्स, मनी का जो नोट्स है ना। हाँ, उसका भी मैं भी डाल दूंगा सारे। तो अभी मैं रात को अभी हाँ जो सर। नोट्स है ना, वो जो पेंडिंग है आपके, तो मैं सारे नोट्स एक बार एक्यूमुलेट करके डाल देता हूँ। सर ओके सर। नेशनल इनकम कब से पढ़ाएंगे सर? पहले हम एक बार ये मनी वाले और ये इससे रिलेटेड कर लें, फिर उसके बाद हो जाएंगे। तो उससे पहले क्या सर वो बिल्डअप बहुत टफ है क्या? क्या नेशनल इनकम टफ है क्या? थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसलिए हम उसको नॉर्मली लास्ट में रखते हैं, ताकि उसकी वजह से कोई डर ना बैठे वैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रुप इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, या फिर इसको हम एक और बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, या फिर जनरल इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर। तो ग्रुप इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और द जनरल इंडेक्स, तो ये 4 नाम है। एंड फॉर्मूले इसके अंदर है सिर्फ, एंड फॉर्मूले भी वो 2 हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नया कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। तो जब भी ये आपका क्वेश्चन आता है कि फाइंड ग्रुप इंडेक्स या फाइंड दिस CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है, 2 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर वाला। लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर वाला क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? बताओ। P1 Q0 upon P0 Q0। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। एंड सेकेंड जो फॉर्मूला है वो आपका वेटेड रिलेटिव वाला फॉर्मूला। तो वेटेड रिलेटिव फॉर्मूला क्या कहता है आपका? वेटेड प्राइस रिलेटिव सिग्मा P1 upon P0। अपॉन सिग्मा जिसका है सिग्मा सिग्मा डब्ल्यू। हाँ, तो आर का मतलब हो गया आपका प्राइस रिलेटिव, तो सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W।
कहीं कहीं पे ये सिग्मा आई डब्ल्यू लिखा जाता है, आई मतलब इंडेक्स नंबर, तो आई लिखो आर लिखो एक ही बात है। तो सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दीज टू आर द फॉर्मूलाज। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये डिपेंड करता है आपको कैसी इंफॉर्मेशन दी है। अगर P1 P0 Q0 ये सब दे रखा है तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको R एंड W दे रखा है, इंडेक्स नंबर एंड W दे रखा है, तो आपका सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपको ये डिपेंड कर रहा है कि कैसी इंफॉर्मेशन गिवन है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 5 ग्रुप्स का डेटा आपको दे रखा है जिसके अंदर आपके पास वेट है, इंडेक्स नंबर है, वेट एंड इंडेक्स नंबर ये दे रखा है, एंड फाइंड क्या करना है, जनरल इंडेक्स नंबर। फाइंड आपको करना है जनरल इंडेक्स नंबर। तो जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, सिंपली तो सिंपली आई डब्ल्यू या आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो आपके पास डब्ल्यू है, आर अवेलेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आर डब्ल्यू आ जाएगा। 194। तो सबको आपने ऐड किया एंड डिवाइड किया किससे, वेट के टोटल से, फाइनल रिजल्ट आ गया है आपका 50 1 परफेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। बहुत सिंपल तरीका है। 32 इसी तरह से करना है सेम। 33 में बताना है ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, तो किसको सेलेक्ट करोगे? C1। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अच्छा ये सब भी दिया है। सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दैट्स इट। इनटू 100 यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। 34 अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या करना है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जनवरी 17 वाज 150। तो इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है कितना, 150। देन द फूड प्राइस इंडेक्स वाज 120 एंड अदर आइटम्स इंडेक्स वाज 180। तो आपको दो दो चीज दे रखी है, एक तो दे रखा है फूड का इंडेक्स नंबर, अदर आइटम का 180, एंड ओवरऑल जो इंडेक्स नंबर है वो है 150। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ फूड इंडेक्स। तो फूड प्राइस इंडेक्स का वेट कितना है ये बताना है आपको। तो अब ये कैसे बताएंगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो नंबर ऑफ कमोडिटी आपके पास 2 है, एक तो है फूड एंड दूसरा है अदर। ये 2 कमोडिटीज अवेलेबल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सेम टेक्निक लगानी है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड उसको ट्राई करना है सॉल्व करने का। तो क्या करोगे, पहले टेबल बनाओगे एंड टेबल में क्या लिखोगे, फूड अदर, फूड लिखा, अदर लिखा, फिर आपने लिखा इंडेक्स नंबर आर लिखा, कितना है आर आपका 120, अदर आइटम्स का कितना है 180। वेट, क्या वेट आपको फूड का पता है? नहीं पता। अदर का भी नहीं पता है। तो फिर अब हम क्या करें? तो आपको किसका वेट फाइंड आउट करना है, फूड का वेट फाइंड आउट करना है। तो क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। X। क्या वेट का टोटल हम कुछ लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. 150. जो लास्ट लाइन में 150. आपको जाएगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ द फूड प्राइस इंडेक्स। परसेंटेज की टर्म्स में वेट निकालना है। तो परसेंटेज का टोटल कितना होगा ऑलवेज? 100। 100. अगर फूड का वेट एक्स है तो अदर आइटम का वेट कितना होगा? 100 - X। माइनस एक्स। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर डब्ल्यू कितना होगा 120x, और इधर होगा 18,000 माइनस 180x, 180x. टोटल 18,000 माइनस। Minus 60x. अब लगाते हैं इसका फॉर्मूला,
तो आपको इंडेक्स नंबर दिया है 150 इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कुछ 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, या वो कैंसिल नहीं करना है तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो। सो 15,000 50. माइनस 18,000 इज इक्वल टू माइनस 60x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000 50 अपॉन 60, दैट इज 50। तो बस ये आपका आंसर आ चुका है। ये x का मतलब फूड का वेट कितना हो गया आपका? 50%। अदर आइटम का भी कितना हो गया? 50%। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, एंड वो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, जहां हमने पढ़ा था कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो अगर किसी को वो ट्रिक याद है तो मैं वापस से बता रहा हूँ। वहां पे सेंट्रल टेंडेंसी में हमने लिखा था 150 है आपका दोनों का कंबाइंड इंडेक्स नंबर। फर्स्ट वाले का है आपका 120 एंड नेक्स्ट वाले का है आपका कितना? 180। क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है इनका एंड इनका। तो कितना डिफरेंस है? इधर 30, इधर भी कितना है? 30। रेशियो कितना है? 1:1। लास्ट स्टेप होता है रेशियो को इंटरचेंज करना है। यहाँ तो 1:1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं वैल्यू दूसरी है तो जरूर फर्क पड़ेगा। तो 1:1 दोनों का वेट सेम है, तो 50% ऑफ फूड एंड 50% ऑफ अदर। दैट्स इट। तो ये करने में हार्डली 15 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इतना फास्ट ये तरीका है। अगर मैं रेशियो में ऐसे सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूँ? रेशियो में भी ऐसा एक सेम क्वेश्चन है। किसमें? आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। सर कह रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन वाले में भी ऐसा सेम हाँ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वहां भी अपन ने किया था, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर भी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर भी, और यहाँ पर भी ऐसा है, बिल्कुल। अब जैसे मैंने एक और लिया, 120 दे रखा है कंबाइंड, एक तरफ आपको दे रखा है 100, दूसरी तरफ दे रखा है लेट्स टेक 200। अभी बताना है आपको कितना रेशियो आएगा, कितना परसेंटेज आएगा। 4:2 इंटरचेंज करनी है। यस, तो पहले 20 एंड 20% 80 and लिखा, 80%. फिर इंटरचेंज किया, 4:1। तो फाइनल रेशियो आ गया आपका 4:1। तो 80% एंड 20%। दैट्स इट। ये आपका शॉर्टेस्ट वे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। ये भी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। इन 2014 फॉर वर्किंग क्लास पीपल wheat was selling at an average price of ₹16 per 20 kg। तो क्या दे रखा है आपको? व्हीट का प्राइस 16 रुपीज है पर 20 kg। क्लोथ का प्राइस है ₹2 पर मीटर। हाउस रेंट है ₹30 पर हाउस। अदर आइटम्स है ₹10 पर यूनिट। तो ये 4 कमोडिटीज दे रखी है एंड इन चारों की प्राइसेस दे रखी है। इन चारों की यूनिट अलग अलग है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, यूनिट कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। ये सारी प्राइसेस है 2014 में। बाय 2015 तक क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ व्हीट रोज बाय ₹4। 4 रुपए से व्हीट की प्राइस बढ़ गई। हाउस रेंट बढ़ गया 15 रुपीज से। अदर आइटम हो गए आपके डबल। द वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडेक्स नंबर है आपका 160। तो ये बताना है बाय हाउ मच डिड क्लोथ रोज इन प्राइस। तो क्लोथ की प्राइस कितने से राइज हुई है, ये बताना है। क्लोथ की प्राइस कितने से राइज हुई है, बस ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चारों कमोडिटीज लिख लेते हैं। व्हीट,
फिर आता है नेक्स्ट क्लोथ, देन हाउस रेंट एंड देन अदर आइटम्स। वीट का प्राइस है 16, क्लोथ का ₹2, हाउस रेंट 30 एंड अदर का हो गया आपका कितना 10। तो ये है प्राइसेस 2014 में, जिसको हम लिख सकते हैं P0 बेस ईयर प्राइसेस। फिर करंट ईयर प्राइसेस 2015 की, तो वीट की प्राइस ₹4 से इंक्रीज हुई, तो 16 + 4 20। क्लोथ की प्राइस हमें नहीं पता, तो इसको हम एक्स मान सकते हैं। हाउस रेंट 15 से बढ़ गया, तो 30 + 15 45। अदर आइटम डबल हो गई, तो इट इज 20। अब वेट अवेलेबल है क्या क्वेश्चन में? नो, वेट इज नॉट अवेलेबल। कि हमारे पास हमने वीट कितना खरीदा, क्लोथ कितना खरीदा, वेट नहीं है। तो वेट नहीं है तो हमारे पास क्या तरीका है? जब वेट नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, सबका वेट इक्वल मान लेते हैं। तो सबका वेट इक्वल होगा 1 1 1 1। अब आपको क्या चाहिए? आर चाहिए, रिलेटिव। रिलेटिव कैसे निकालते हैं? P1/P0 × 100। 20/16 × 100 कितना आएगा? 125. 125। फिर x/2 × 100 50x 50x। 45/30 × 100 150 150. and 20/10 × 100 200. 200. 100। अब देखो, क्योंकि सबका वेट इक्वल है तो आप सिंपल मेथड लगा सकते हो, और अगर आप वेटेड लगाना चाहो तो भी आंसर तो वही आने वाला है। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो अब अगर आप सिंपल वाला मेथड लगाते हो, तो सिंपल रिलेटिव मेथड क्या था? σR/n। सिग्मा R कितना है, सबको ऐड कर लो। 475 plus 50x. यस, 475 + 50x अपॉन n। n कितना है? 4. 4 4. And 4. इज इक्वल टू में कितना लिखें? इंडेक्स नंबर गिवन था आपको 160. 160। Yes. Yes. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50x इज इक्वल टू 640 - 475। 3.3. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3.3. 3.3 3. 3.30। तो कौन सा आंसर सेलेक्ट करोगे? क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि क्लोथ की प्राइस कितने से राइज हुई है। तो क्लोथ की प्राइस पहले क्या थी? ₹2, अभी कितनी है? 1.3. 3.3। तो कितना राइज हुआ? 1.3. 1.3 का। ऑप्शन नंबर डी। ओके, Yes. Sir. फिर नेक्स्ट 36। फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर डैश इज यूज्ड। किसको यूज लेते हैं? Last period. लास्ट ईयर्स मेथड। Spinner. 37। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला बेटर है, सही है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए। 38। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है, दोनों वैल्यूज दे रखी है। 110 110। तो 3850/3500 मल्टीप्लाई बाय 100, 110। 39 में सिर्फ ये बता दो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बाकी कर लोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ 15 बोला है, तो 15 आपका P0, 16 हो गया आपका P, PN Q0 upon क्वांटिटी P0. की आपका वेट, या Q लिख लो, Q0 कह सकते हो आप इसको। तो आपको लास्ट पेज का P0. फॉर्मूला P0. इजीली अप्लाई Last year वाला। है ना।
तो ये आप कर लोगे। तो अभी तक जो हमने देखा था दैट वाज प्राइस इंडेक्स नंबर। अब जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते सेम टू सेम वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर को हम लिखते थे P01, तो उसको लिखेंगे Q01। तो क्या फॉर्मूला होता है, Q1 अपॉन Q1 Q0 इंटू 100। Q0 into अगर हमें एग्रीगेटिव 100। मेथड का फॉर्मूला बनाना है तो आगे क्या लगा देंगे, सिग्मा। तो सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। अब आता है उसके बाद क्या, कि अगर आपको वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर चाहिए, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड लगाना है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्राइस इंडेक्स के अंदर हमने क्वांटिटी को वेट लिया, तो अब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में किसको वेट लेंगे, प्राइस को वेट लेंगे। Prices. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि सिग्मा Q1 Q1 P0 इंटू पी डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 इंटू पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्राइसेस को हमने वेट ले लिया एंड उसके बेसिस पे बन गया आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। लेकिन प्राइस कौन सी लेनी है, बेस ईयर की या करंट ईयर की, तो उसके ऊपर सर भी बेस पैटर्न का फॉर्मूला। Base अगर लास्ट पेयर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, बेस ईयर का सर बेस बेस Base ईयर year का price. प्राइस। Q1 P0 upon Q0 P0. यस। तो ये बन गया आपका लास्ट पेयर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सिमिलरली अगर आपको पाशे का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लिखना है तो क्या हो जाएगा, Q1 Current P1 year. upon सर करंट ईयर Q0 प्राइस PM. वो हाँ। प्राइस। तो सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1 मल्टीप्लाई बाय 100। एंड बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे चलेगा, मार्शल एजवर्थ दोनों का न्यूमरेटर ऐड अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर ऐड। फिर अगर आपको डॉर्बिश एंड बाउले चाहिए तो सीधा सा L प्लस पी बाय Average. plus P by 2. अगर आपको फिशर चाहिए तो रूट ऑफ L L into P. तो सब कुछ उसी पैटर्न से यहाँ पे चलेगा। जो पैटर्न एक बार आपने पहले समझ लिया वो सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें रटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन इसका क्वांटिटी इंडेक्स का आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड लास्ट पेयर पाशे एंड फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपको चारों वैल्यूज पहले निकालनी पड़ेगी। लास्ट पेयर के लिए चाहिएगा आपको Q1 P0। तो हम वन बाय वन सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Q0 P0, फिर इधर आ जाएगा आपका Q1 P0, इधर आ जाएगा Q1 P1 एंड फिर एक और हो जाएगा आपका कौन सा, Q0 P1। ये चारों वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो 2 into 2 4, 5 into 5 25, 7 into 7 49 टोटल। तो 29 प्लस 49 70. 78। फिर आता है Q1 P0, तो 12 50. 10 28 50। फिर Q1 P1 18 into 6 108 4 and 96 208. टोटल आ गया 208। एंड फिर है Q0 P1, तो 2 into 18 36, फिर 10 and 24 into 7
168. अब टोटल 214. 14. तो ये चारों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब इसको अप्लाई कर दो लास्ट पेयर के फॉर्मूले में पहले। तो Q1 P0 50 अपॉन Q0 P0 78 इंटू 100। सर 64.10। 64.1. 64.1 ये आ गया लास्ट पेयर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फिर आता है पाशे। Q1 P1 208 अपॉन Q0 P1 240 मल्टीप्लाई बाय 100 97.19. 97.1. 97.19 97.1 19 सर। 19। और फिर चाहिए आपको फिशर का रूट ऑफ L इंटू पी। तो 64.1 मल्टीप्लाई बाय 97.1 78.9. तो कितना 78.9. 78.9। 964.9. तो ये आ गया आपके सारे यस इंडेक्स नंबर। एक और पॉइंट आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू कैसे आता है? Price into quantity. Price and quantity. यस। तो वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर आपको बेस ईयर की वैल्यू दे रखी है V0, उसका मतलब होता है P0 Q0। और अगर आपको करंट ईयर की वैल्यू दी हुई है उसका मतलब होता है P1 Q1। तो हमारा V01 का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा V1 अपॉन सिग्मा V0 इंटू 100। तो V1 का मतलब हो गया सिग्मा P1 Q1 अपॉन V0, ये हो गया आपका सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बन गया आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। ओके। फोर्टी 41 हो जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स का ही क्वेश्चन है। 42 में आपको पूछा है फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर? Option A. Option A. नंबर ए। 43 द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू। वैल्यू इंडेक्स निकालने के लिए क्या क्या आएगा, कहाँ पे आएगा? B. Option B. सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द बेस ईयर। तो ऊपर आएगा करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर। 44 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी ए। प्राइस पर यूनिट चाहिए। 5 rupees. 5 rupees. हाँ, तो कितना हो जाएगा आपके लिए? 500 अपॉन 100 दैट इज 5 रुपीज। तो प्राइस निकालना है तो वैल्यू अपॉन क्वांटिटी, सो 5 रुपीज। अब टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है और इसको हम शाम को करेंगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिएगा, 15 मिनट चाहिए। अभी हम पहले एक और छोटा पॉइंट कर लेते हैं, वो है फिक्स्ड बेस एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स्ड बेस एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो इसका क्या मतलब है? फिक्स्ड बेस का मतलब हम ऑलवेज एक पर्टिकुलर ईयर के साथ में कंपेयर करते हैं। तो अभी तक हम पूरे चैप्टर में वही तो कर रहे थे, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो उससे क्या आ जाता है? आपका इंडेक्स नंबर निकल जाता है। तो फिक्स मेथड कोई नया नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं फिक्स्ड बेस। तो इंडेक्स नंबर निकालना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर
मल्टीप्लाई बाय 100। जबकि दूसरा है आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस में क्या करना पड़ेगा, T01 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की प्राइस लिखेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, जबकि फिक्स में है करंट अपॉन बेस ईयर। अब इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। 2018, 19, 20 प्राइसेस दे रखी है आपको, 20, 22, 25, 30। अब देखो, सबसे पहले अगर आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालना है, FBI फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, तो 2018 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100. 100। सबसे पहला साल है, बेस ईयर है, तो इसका इंडेक्स नंबर 100 फिक्स है। नाउ 2019 का निकालना है, 110. 110। प्राइस ऑफ करंट ईयर 22 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर 20 इंटू 100, तो 110। फिर 2020 का निकालना, 125. 125, तो 25 अपॉन 20 इंटू 100। एंड 2021 का 150. 150। ये आ गया FBI। अब नेक्स्ट आपको चाहिए CBI, चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? 100. 100 पहले कुछ है ही नहीं कंपेयर करने को, तो 100। अब 2019 का पिछले साल से कंपेयर करना है, तो 22 110. इंटू 100, 110 110। 2020 का 25 अपॉन 22 करना पड़ेगा इस बार एंड मल्टीप्लाई बाय, 3.63. सर 130 तो ये आ गया आपका 130.63। 13.63 फिर नेक्स्ट निकालना है 120 30 120. 25 इंटू 120. तो 120। तो दोनों में इस तरह से फर्क हमें दिख जाएगा। तो फर्स्ट 2 इयर्स तो आपकी वैल्यू ऑलवेज सेम ही दिखेगी, क्योंकि वो बेस ईयर है और फिर कंपैरिजन उसी के साथ में हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद जो है हमारी वैल्यूज चेंज होने लग जाएगी। तो चेन बेस में पिछले साल से कंपैरिजन एंड फिक्स बेस में ऑलवेज बेस ईयर के साथ में कंपैरिजन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर? हाँ बिल्कुल आते हैं। तो वही बात है ना कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें लगता है ना, अच्छा ऐसे क्वेश्चन इतना आसान तो कैसे हो सकता है, मुश्किल है, कुछ तो यस गलत है, सर। और हम छोड़ देते हैं। बस सबसे बड़ी दिक्कत वही है, तो वो नहीं करना है हमें। बाकी ये चैप्टर बहुत अच्छा है, स्कोरिंग है ओवरऑल पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको यही है, स्टैट्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। सिर्फ एक जो थोड़ा चैलेंज आपको महसूस हो सकता है वो है प्रोबेबिलिटी के अंदर, बिकॉज वहां पे एन नंबर ऑफ वैरायटी बन सकती है, किसी भी तरह का केस डाल के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बट उनमें भी 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 टफ हो सकते हैं, बाकी 3 आपके बहुत आसान होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो पूरी स्टैटिस्टिक्स में से 40 में से 35 लाना बहुत आसान, कोई मुश्किल बात नहीं। 35 आप आराम से ला सकते हैं, और अगर स्टैट्स में 35 आ गए तो ये सब्जेक्ट को आप आराम से प्रॉपर मार्क्स के साथ आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि LR में भी 20 में से 18 कोई मुश्किल नहीं है। तो 35 प्लस 18 ये हो गया आपका 53। तो 60 में से 53 तो आपके वहीं आ गए। फिर उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12-14 नंबर का वो हो गया, तो आपके 65-66 नंबर यहाँ कवर हो गए, फिक्स हो गए। उसके बाद बाकी मैथ्स में चलो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टफ लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा, तो ज्यादा उसमें फोकस नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इन बाकी चैप्टर्स को हमने अच्छे से कर लिया तो भी आप प्रॉपर मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 60 बता दो, बहुत आसान है। इंडेक्स नंबर फॉर 2003 बेस्ड ऑन 2000। 400 400। तो 2003 400 पूछा है, तो 60 अपॉन 15 इंटू 100, 400। 61। अच्छा, चेन बेस इंडेक्स का एक और नाम है वो लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव। तो अभी आपको यहाँ पे सबका निकालना है, तो 1 बाय 1 वही सेम पैटर्न से आप सबका निकाल लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है आपका ईयर 11 का, उसका तो 100 आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट का निकालोगे 50 अपॉन 40 इंटू 100, तो 125। 120. फिर 80 अपॉन 50 इंटू 100, 160 160। फिर 100 अपॉन 80 इंटू 100, 125। 125 एंड देन लास्ट का सेम 120। 120 62. Find the chain based index number for 2016. 160 तो 40 अपॉन 25 160 160। 63. फॉर्मूला बताना है फॉर द लिंक रिलेटिव। Option C. ऑप्शन नंबर सी। P upon P. अब देखो इसको ऐसे कैसे लिखा है कि पहले होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर। अगर करंट ईयर को हम n लिख रहे हैं तो इसका पिछला साल कौन सा होगा, n-1। तो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ n n-1 इंटू 100। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलो टाइम खत्म होने वाला है, अभी हम यहीं तक करेंगे। तो अभी आपको आज क्या करना है, 63 तक क्वेश्चन ट्राई करना है, लेकिन बीच में वो थ्योरी वाले जो है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, उसको आप स्किप कर देना। तो शाम को हम 2 सेशन लेके और ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज इंडेक्स नंबर खत्म, कल आपका फिर मैथ्स चालू। तो बस कोशिश ये रखना, कितने यहाँ बजे क्लास है जो भी शाम हमने में? कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई कर लो। ओके, इवनिंग क्लास कितने बजे लोगे? शाम को अराउंड वही है 8:30 या 9 o'clock के आसपास होगी। तो मैं आपको मैसेज कर ओके दूंगा। 8:30 से पहले नहीं ओके रहती, सर 8:30 के बाद में रहती है ना। ओके सर ओके। सर मैथ्स में क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर? मैथ्स का चैप्टर पहले या तो एपीजेपी ले लेंगे, नहीं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों हमको पहले निपटाना है क्योंकि इन दोनों का अच्छा वेटेज है। सर कैलकुलस कब से स्टार्ट करेंगे? कैलकुलस वो सबसे एंड में, मैथ्स के सारे टॉपिक हो जाएंगे उसके सबसे लास्ट में।